नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। ऑब्जर्वेशन मेथड के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों कि ऑब्जर्वेशन विधि की टेक्निक क्या है। अभी तक हमने दोस्तों अवलोकन विधि के विषय में पढ़ा, अवलोकन विधि क्या है उसके विषय में पढ़ा और अवलोकन करने के विभिन्न तरीकों के विषय में पढ़ा। आज हम अवलोकन विधि के जो टेक्निक है, विधि है, उसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हाउ टू मेक यूज़ द ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अवलोकन विधि को कैसे काम में लाया जाए। जो ये ऑब्जर्वेशन की टेक्निक है उसे व्यवहार में कैसे लाया जाए। तो दोस्तों इसमें चार उसके सोपान हैं। जैसे पहला है योजना बनाना तथा आवश्यक तैयारी करना, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर ऑब्जर्वेशन। जिस बालक का या जिस बालकों के समूह का जो शिक्षक गण हैं उनको ऑब्जर्वेशन करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और आवश्यक तैयारी करनी पड़ती है। ये दो तरीके से हो सकता है, बच्चों को बताकर भी हो सकता है और बिना बताए भी हो सकता है। दूसरा है दोस्तों व्यवहार का अवलोकन करना। अब बच्चों को ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन विधि में बच्चों को पता नहीं होता कि उनके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो दूसरे सोपान में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। बच्चे के व्यवहार का शिक्षक अवलोकन करते हैं, दूसरे में हो गया। और डाटा ग्रहण करते हैं। तीसरा है अवलोकन कार्य का विश्लेषण और व्याख्या। जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, जो शिक्षक ने ऑब्ज़र्व किया है कि ये फला छात्र ने क्या किया है, किस प्रकार का व्यवहार किया है, उसका विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना। और चौथे में आता है सामान्यीकरण करना, टू मेक जनरलाइजेशन। मतलब इन सब विधि से क्या निष्कर्ष निकला, ये बच्चों का समूह किस प्रकार का है, उसे एक पैराग्राफ में सामान्यीकरण किया जाता है कि विभिन्न तथ्यों के आधार पर बच्चों का व्यवहार किस प्रकार से है। तो इसे हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। मैं पढ़ के समझा देता हूँ आपको। अवलोकन तकनीक या विधि को कैसे काम में लाया जाए। प्रश्न उठता है कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को किस तरह प्रयोग में लाया जाए। अवलोकन विधि को प्रयोग में लाने के लिए सामान्यतः निम्न सोपानों का अनुसरण करना चाहिए। पहला है योजना बनाना तथा आवश्यक तैयारी करना, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। देख लेते हैं। सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि बालक के किस प्रकार के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के बारे में आवश्यक जानकारी अवलोकन द्वारा इकट्ठी करनी है। पहले फिक्स करना चाहिए कि बच्चे के किस गुण का हमें अवलोकन करना है, फिर अवलोकन किस प्रकार करना है, किस तरीके से करना है, किसके द्वारा करना है, किन साधनों और उपकरणों की मदद लेनी है इन सब ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए। अवलोकन के समय किस प्रकार की परिस्थितियां रखनी है, बच्चों के सामने कैसी परिस्थितियां लानी है, इत्यादि बातों पर पहले से ही समुचित विचार कर सभी आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए। अवलोकन के समय क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और उसके लिए क्या विकल्प हैं अथवा समाधान ढूंढे जा सकते हैं। अगर आपने कोई प्लानिंग की और वो प्लान फेल होता है तो प्लान ए के स्थान पर प्लान बी को यूज़ किया जा सकता है। इस बात का भी पूर्व अनुमान लगाकर उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। पहला सोपान क्लियर हो गया। दूसरा है व्यवहार का अवलोकन करना। मेन ये है सर कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर। इसमें जो सर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका रोल बढ़ जाता है। इस सोपान के अंतर्गत अवलोकनकर्ता तथा द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार का क्रियात्मक रूप से अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के तरीकों तथा उसके विभिन्न रूपों जिनका वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं, उनमें से सबसे उपयुक्त तरीकों का प्रयोग इस कार्य हेतु किया जाता है। जो इसके पहले जो तरीके बताए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेटरी, इंटर पार्टिसिपेटरी, मतलब उसमें इन्वॉल्व होकर या बिना इन्वॉल्व होकर जो भी आपको तरीका अपनाना है ऑब्जर्वेशन का, वो जो श्रेष्ठ हो
और जिसमें वो व्यवहार प्रदर्शित हो सके आराम से, आसानी से, तो उस तरीके का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भी बालक स्वाभाविक रूप से अपने क्रियाकलापों में लगे हों, वहाँ उनके संपर्क में आकर अवलोकन करना, उनके व्यवहार का अवलोकन कर आवश्यक बातों को नोट कर सकता है। जब जो बच्चे हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं तो उस समय उन्हें पता न चले, इस तरीके से उनके व्यवहार का अवलोकन कर जो मुख्य बातें हैं उन्हें नोट की जा सकती हैं। उनके द्वारा इस अवलोकन कार्य में निम्न बातों को ध्यान में रखना उपयुक्त है। अच्छा, जब व्यवहार का अवलोकन हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 5-6 बातें हैं, देख लेते हैं। अवलोकन बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। नेत्रों के ऊपर उसका दायित्व रहता है। आँखों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर दूरी अधिक न हो तो व्यवहार संबंधी बातों को सुनने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, टेलीस्कोप का प्रयोग दूर से अवलोकन करने के लिए किया जाना ठीक रहता है। तीसरा है, आधुनिक उपकरण जैसे कैमरा, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि की व्यवस्था करने से अवलोकन की बातों को नोट करने तथा अवलोकन कार्य को भली भांति संपन्न करने के कार्य में विशेष लाभ मिलता है। अतः जहाँ संभव हो वहाँ इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चौथा है, किसी एक प्रकार के व्यवहार या व्यक्तित्व संबंधी गुण की जांच कार्य को दोहराया अवश्य जाना चाहिए ताकि अवलोकन के परिणामों में अधिक विश्वसनीयता लाई जा सके। एक अवलोकनकर्ता के स्थान पर अगर कई लोग किसी एक बात का, उसी व्यवहार का विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन करें तो इससे अवलोकन कार्य में अधिक वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता लाई जा सकती है। कोई एक शिक्षक द्वारा व्यवहार का अवलोकन हो रहा है तो उससे क्लियर करने के लिए दूसरे शिक्षक के द्वारा भी वही व्यवहार का अवलोकन करना चाहिए, जिसके कारण इसमें विश्वसनीयता लाई जा सकती है। छठवां है, व्यवहार जब घटित हो रहा है तभी उसे बारीकी से अवलोकन कर संबंधित बातों को नोट करें या रिकॉर्ड करें। मौखिक रूप से याद रख पाना संभव नहीं हो पाता है। फिर बहुत सी बातों का एक दूसरे में घुल मिल जाने के कारण कई बार अवलोकन संबंधी किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने में असुविधा होती है। उसे तुरंत नोट करना चाहिए बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, क्योंकि बाद में सब मिक्स हो जाता है। अच्छा, किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने में असुविधा होती है अगर हम उस समय नोटिस न करें। अच्छा यह यहाँ रहता है कि अवलोकन व्यवहार संबंधी बातों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर भली भांति नोट करता रहे। फिर पूर्व निर्मित अवलोकन तालिका या सूची पर टैली या टिक मार्क लगा दिया जाए। जब ये अवलोकन कर रहे हैं तो विधिवत एक चार्ट के रूप में बना देना चाहिए और उसी समय जो व्यवहार वहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं उसे टिक मार्क द्वारा उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब ये जो सेकंड सोपान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से बच्चे का व्यवहार प्रदर्शित होता है। तीसरा है अवलोकन कार्य का विश्लेषण और व्याख्या। अब जो हमने सेकंड में डाटा जो ग्रहण किया है, जो हमने डाटा एकत्रित किया है, उसका एनालाइजिंग होगा, विश्लेषण होगा और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्व फैक्ट। जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई है उसकी व्याख्या की जाएगी। आते हैं उसमें क्या होगा। अवलोकन के दौरान कुछ भी अवलोकन के आधार पर नोट या रिकॉर्ड किया जाता है। उन तथ्यों का फिर भली भांति विश्लेषण कर बालक के व्यवहार संबंधी बातों और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के बारे में उचित निष्कर्ष निकाला जाता है। ये हो गया तीसरा। चौथा है सामान्यीकरण करना, टू मेक जनरलाइजेशन। इसमें क्या है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अध्ययन के परिणामों के आधार पर कुछ सर्वमान्य नियम बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी विशेष आयु, परिवेश तथा क्षमता से युक्त बालक द्वारा किसी एक परिस्थिति में किस प्रकार के व्यवहार की आशा की जा सकती है, अथवा बालकों के व्यवहार के किसी एक दशा के मूल में क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, आदि आदि। अच्छा, तो दोस्तों आज हमने ऑब्जर्वेशन टेक्निक के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार से प्लानिंग
की जाती है, फिर उस पर प्रिपरेशन किया जाता है और आवश्यक तैयारी करने के बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है। फिर दूसरे में व्यवहार का अवलोकन किया जाता है विविध माध्यमों से। तीसरे में विश्लेषण और व्याख्या की जाती है और चौथे में किसी एक नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो ये एक टेक्निक हो गई दोस्तों। और अब इस जो अवलोकन विधि के लाभ और जो कमियां हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मेरा देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।